नमस्कार। सीईसी व्याख्यानमाला इसके अंतर्गत आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करते हुए उसके दो महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन जिन्हें हम प्रयोगवादी हिंदी कविता और नई हिंदी कविता के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कविता का इतिहास है उसको सुविधा की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करते हुए कुछ कालखंडों में विभक्त किया गया। साहित्य के इतिहासकारों ने, समालोचकों ने कविता की प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रखकर अथवा उसकी शैली, उसके शिल्प, उसकी भाषा आदि को ध्यान में रखकर उसके नए नए प्रयोगों को और उसकी प्रगति को ध्यान में रखकर उसकी नवीनता और आधुनिकता को ध्यान में रखकर इस तरह के नामकरण उन काव्य आंदोलनों के, काव्य खंडों के किए गए हैं। प्रारंभिक कालखंड आधुनिक कालीन, आधुनिक युगीन हिंदी कविता का जो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता। भारतेंदु एक हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में, हिंदी गद्य में एक बहुत बड़ा नाम है। इसीलिए उनके प्रदेय को, उनके अवदान को ध्यान में रखकर इस आधुनिक कालीन प्रारंभिक कालखंड जो कविता का है उसे भारतेंदु युगीन काव्य कहा गया, क्योंकि भारतेंदु का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका नेतृत्व यह निश्चित रूप से प्रणम्य था, प्रशंसनीय था, स्तुत्य था। और उनके बाद फिर एक और बड़े व्यक्तित्व का आगमन हिंदी साहित्य में, आधुनिक युगीन हिंदी कविता के, गद्य के, पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। उनको हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। और उनके व्यक्तित्व की उस विराटता को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रदेय को, उनके अवदान को स्मरण करते हुए, उनके युग को, उस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। उसके बाद हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता के जो बहुत बड़े चार नाम जिनको हम याद करते हैं, जयशंकर प्रसाद, महाप्राण निराला, सुमित्रानंदन पंत और महियसी महादेवी वर्मा, ये चारों बड़े नाम जिन्होंने छायावाद का निर्माण किया। छायावादी हिंदी कविता और छायावाद के अंतर्गत लिखे गए नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि आदि इनका सृजन किया। तो यह जो क्रमशः विकास है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावादी युग, इसके बाद फिर प्रगतिवाद एक बहुत महत्वपूर्ण युग के रूप में हमारे समक्ष आया। और प्रगतिवाद के बाद फिर प्रयोगवाद और नई कविता, ये दो बड़े काव्य आंदोलन हमारे समक्ष आए। प्रगतिवादी कवि और प्रयोगवादी कवि और नई कविता के कवि, उसमें कुछ कवि ऐसे हैं जो तीनों आंदोलनों में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हुए उपस्थित होते हैं। तरह तरह के प्रयोग किए, इसलिए प्रयोगवादी कहलाए।
और प्रगतिशील बने, इसलिए प्रगतिवाद आंदोलन खड़ा किया और नवीनता, आधुनिकता और मौलिकता को ध्यान में रखकर वैश्विक संदर्भों में कविता में विश्व के समकालीन मुद्दों को उजागर करने, उद्घाटित करने का काम किया। इसलिए नई कविता के रूप में भी वो हमारे समक्ष आंदोलन खड़ा हुआ। तो आज हम उसी प्रयोगवाद क्या है, नई कविता क्या है, इन दोनों आंदोलनों से जुड़े हुए रचनाकार कौन हैं और उनका कविता के क्षेत्र में जो अवदान है उसकी महत्ता क्या है, उसके प्रवृत्तिगत वैशिष्ट्य को उजागर करते हुए उस पर विचार करते हैं। प्रयोगवाद, उसका प्रारंभ सन 1943 में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक और फिर सप्तक के अनेक आगे के संस्करण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सप्तक का अर्थ 7 कवियों का समूह है। इन कवियों ने, इस आंदोलन से जुड़े हुए कवियों ने विशेष तरह के प्रयोग किए। हालांकि प्रयोग तो प्रत्येक युग की कविता में, काव्यधारा में, साहित्य में देखने को मिलते ही हैं। वह प्रयोग उपन्यास, कहानी और नाटक आदि में भी देखने को मिलते हैं। किंतु प्रयोगवाद नाम उन कवि और कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नई चेतना, जो कुछ नए बोध के साथ, नई जो कविता की वस्तु है, उसकी संवेदना है, उन्हें संचरित, संप्रेषित करने वाले कवियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। जो कवि जिन्होंने शिल्पगत, अभिव्यक्तिगत, अभिव्यंजनागत चमत्कार भी पैदा किए कविता में। इस तरह की कविता को एक आंदोलन के रूप में आत्मसात करने वाले कवि प्रयोगवादी कवि कहलाए। सन 1943 में तार सप्तक से जो कविताएं प्रयोगवादी कविता बनकर हमारे समक्ष आई, प्रकाश में आई, वही प्रयोगवादी कविता धारा जो छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रगतिवाद से प्रयोगवाद के रूप में समक्ष उपस्थित हुई, वही प्रयोगवादी कविताएं आगे चलकर नई कविताओं में, यानी नई कविता आंदोलन में तिरोहित हो गई। उनका पर्यवसान वहां जाकर हो गया। इस काव्य आंदोलन के लिए प्रयोगवाद नाम उस तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हुआ और काफी हद तक भ्रामक भी सिद्ध हुआ। ऐसा लगने लगा कि इन कवियों ने नए नए प्रयोगों को साध्य मान लिया है और इसी कारण इस आंदोलन से जुड़े हुए कवियों की कविता को प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जो आधुनिक हिंदी काव्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में इस धारा के कवि कर्म को, जो कवियों ने कविताएं लिखी, उस कविता के स्वरूप को, उसकी संवेदना को, उसके अभिव्यक्तिगत कौशल को ध्यान में रखते हुए अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा और प्रयोग शब्द यह क्यों इस आंदोलन के साथ जुड़ा, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोग अपने आप से स्पष्ट शब्द प्रतीत नहीं होता और यह इष्ट नहीं है, वस्तुतः यह साध्य नहीं है, इसको साधन मानना चाहिए।
एक तरह से अज्ञेय ने जो भ्रम प्रयोगवाद के नाम से संचरित हुआ कि प्रयोग ही साध्य है, उसका स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रयोग तो साधन है, साध्य तो कविता के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, उनका आधुनिकीकरण, उनकी नवीनता, उसको उद्घाटित करना है। इसलिए उनकी दृष्टि में प्रयोग ऐसा दोहरा साधन था जिसमें एक तरफ तो वह सत्य को जानने का साधन बन गया, यानी सत्य को उद्घाटित करने, सत्य की व्याख्या करने का एक सशक्त साधन प्रयोग को बनाया गया। तो कविता में जो प्रयोग किए गए वो साधन के रूप में प्रयुक्त होकर हमारे सामने आए और साध्य जो था वह सत्य की खोज था। उसी को कवि अपना मंतव्य बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर प्रयोगों के माध्यम से पाठक समुदाय के सामने, हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ वह उस प्रेषण क्रिया और उसके साधनों को जानने का साधन भी है। यानी प्रयोग जो है इस संचार की, संप्रेषण की क्रिया का मुख्य साधन क्या है, इसकी खोज करना भी है। इस तरह अज्ञेय ने 1943 में जब तीसरा सप्तक, जो पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसकी भूमिका में यह दावा किया था कि दावा केवल यही है कि सातों कवि, इसीलिए सप्तक कहा गया, अन्वेषी हैं, खोज करने वाले, अन्वेषण करने वाले। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। यानी सभी कवियों में यदि वस्तु को लेकर, विषय को लेकर, संवेदना को लेकर एक रूपता, एक समानता दिखाई देती है, तो उसका मूल कारण यह है कि ये सब कवि अन्वेषी हैं और ये सत्य की खोज में निकले हुए हैं। इसको तार सप्तक की भूमिका के माध्यम से अज्ञेय स्पष्ट करते हैं और कहते हैं बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, बल्कि अभी मंजिल की तलाश है, वो अभी राही हैं। इसीलिए उन्हें अज्ञेय सम्मान देते हुए कहते हैं वो राहों के अन्वेषी हैं। वो नई राह खोज रहे हैं, कविता की, संवेदना की, साहित्य की। तो नई राहों के अन्वेषी के रूप में इन कवियों को, जो प्रयोगवादी कवि थे, अज्ञेय मान सम्मान देते हुए प्रतिष्ठित करते हैं। तार सप्तक और प्रतीक नामक पत्रिका में इस तरह की विवेचना विस्तार से की गई और यह भी स्पष्ट किया गया कि इनमें संकलित प्रकाशित कवियों के अनुभव के क्षेत्र, उनका दृष्टिकोण और उनकी कथा वस्तु या कथ्य वो एक से नहीं है, उनमें भिन्नता है, प्रचुर मात्रा में उनमें पृथकता मिलेगी। बेशक वो एक समूह में एक सात कवियों के एक साथ उपस्थित होने के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये जो प्रयोगवादी सात कवि हैं, उनमें पहला बड़ा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध हम जानते हैं, अंधेरे में कविता से उन्हें बड़ी ख्याति मिली है। ब्रह्म राक्षस जैसी कविता उन्होंने की है। आलोचना के क्षेत्र में कामायनी पर उनकी आलोचना और अन्य निबंधों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से
लेकिन अंधेरे में कविता ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी। दूसरे कवि नेमीचंद जैन हैं, जिनकी पहचान नाटक के क्षेत्र में विशेष रूप से हुई। फिर भारत भूषण अग्रवाल तीसरे कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। तदोपरांत प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये 7 कवि जो तार सप्तक के रूप में, इन प्रयोगवादी कवियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। इन 7 कवियों ने पूर्व काव्यधारा यानी छायावादी काव्यधारा और प्रगतिवादी काव्य आंदोलन, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद और छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, इन दोनों काव्य आंदोलनों से ये प्रयोगवादी कवि 7 कवि असंतुष्ट दिखाई दिए। उन्हें आत्मतोष का अनुभव उन काव्य आंदोलनों में नहीं हुआ, इसीलिए वो कुछ नई राह, कुछ अछूती राह का अन्वेषण करने निकले। उनकी काव्याभिव्यक्ति पूर्ववर्ती काव्याभिव्यक्ति से काफी भिन्न दिखाई देती है। यानी चाहे वो भारतेंदु युगीन कविता हो, चाहे द्विवेदी युगीन कविता हो, चाहे छायावादी और प्रगतिवादी कविता हो, उसकी जो काव्य वस्तु है, उसकी जो संवेदना है, उससे भिन्न कुछ नया, कुछ अलग, यह इन कवियों की, प्रयोगवादी कवियों की दिखाई देती है। प्रयोगवाद की स्थापना यानी उसके संस्थापक आचार्य के रूप में कवि अज्ञे का नाम उल्लेखनीय है। उनका युगबोध के प्रति एक विशिष्ट आग्रह रहा है, वो सचेत और सावधान रहे हैं। अज्ञे ने अनुभूति, विचार और अभिव्यक्ति में, अनुभूति, विचार और अभिव्यक्ति, इन तीनों को अलग अलग रखते हुए, क्योंकि कविता में अनुभूति संवेदना को प्रकट करती है, विचार संदेश को प्रकट करता है और अभिव्यक्ति इस संवेदना और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, उसको उद्घाटित करती है। इन तीनों को अलग अलग मानते और रखते हुए इन 7 कवियों को एक मंच प्रदान करने का, एक स्थान पर एकत्रित होने का जो मार्ग प्रशस्त किया, वो अज्ञे ने किया। प्रयोगवादी काव्यधारा में शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद जैन, ये 3 ऐसे नाम थे, ऐसे कवि थे जो वैचारिकता की दृष्टि से समाजवादी थे और संस्कारों की दृष्टि से व्यक्तिवादी थे। तो व्यक्तिवादी होकर भी समाजवाद की चिंता करना, ये इनकी कविताओं में प्रतिबिंबित भी होता है। इस धारा में रामविलास शर्मा, जो बहुत बड़े समालोचक, विचारक, चिंतक भी हैं, और रामविलास शर्मा के साथ साथ मुक्तिबोध, ये दोनों भी ऐसे कवि थे जिन्होंने विचारों से और क्रियाओं से अपने को समाजवादी के रूप में ही प्रस्तुत किया। जिन कवियों ने समाजवादी विश्वासों को अपने संस्कारों में ढाल लिया और उन समाजवादी विश्वासों को आत्मसात करने के बाद कविताएं लिखी, ऐसे कवियों को जनवादी कवि के नाम से भी जाना गया। प्रयोगवादी कविता जब धीरे धीरे ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए अग्रसर हुई, तो उस कविता ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनानी शुरू की।
ऐसा मध्यवर्गीय समाज जो धीरे 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 जिसका ह्रास हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उसकी समस्याओं को, उनकी जीवनचर्या की विद्रूपताओं को, चुनौतियों को इन प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं में उद्घाटित करना प्रारंभ किया। ये प्रयोगवादी कवि प्रगतिवादी कवियों की तरह व्यापक जनजीवन के अंकन के फेर में नहीं पड़े। यानी ये उस तरह से जैसे प्रगतिवादियों ने बड़े विस्तार से व्यापक स्तर पर सामान्य जनजीवन की समस्याओं को उकेरा, उसके चक्कर में ये प्रयोगवादी कवि नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने केवल अपने जिए हुए जीवन के ही विभिन्न दर्दों को, वेदनाओं को, पीड़ाओं को अंकित किया, उसी को अधिक उचित समझा। तो निजता, इसलिए व्यक्तिवादी और समाजवादी का जो मिश्रित रूप है वह उसमें दिखाई देने लगा। जो मध्यवर्गीय इस धारा के कवि थे, उन्होंने व्यक्ति के मन को, व्यक्ति मन के सत्यों को, उनके द्वंद्व को उद्घाटित करने का और उनके माध्यम से कुछ नई वेदना और नए सत्यों को, उस नए सत्यों की अनुभूति और प्रतीति को इस कविता में शामिल किया, संप्रेषण का माध्यम बनाया। प्रयोगवादी कवि वस्तुतः यथार्थवादी हैं, ये हम सब जानते हैं। उनकी कविताओं से यह बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो जो छायावादी कविता का जो भावलोक है वह यहां आकर टूटता है। प्रयोगवादी कवि मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता को, उसकी कुंठाओं को, व्यवस्था और शक्ति के प्रति, अदृश्य शक्ति के प्रति उसकी अनास्था को उजागर करता है। पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को वो एक विशुद्ध बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। दमित काम वासना का प्राधान्य इस काव्यधारा में यत्र तत्र स्पष्ट देखा जा सकता है। ये जो फ्रॉइड की मानसिकता थी, काव्य सिद्धांत थे, उसका दबाव, इसलिए काम वासना का प्राधान्य इस युग की कविता में और कवियों की वस्तु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इन कवियों ने छायावादी कल्पना का जो एक मोहक, रंगीन, विमुग्ध करने वाला आवरण था उसको हटा दिया और दमित यौन वासनाओं को नग्न रूप में उघाड़ा। फ्रॉइड का जो काम सिद्धांत है, उनके लिए इस धारा से जुड़े हुए कवियों के लिए वो प्रधान जीवन दर्शन भी बन गया। अज्ञे, शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, इन सभी कवियों ने बहुत ही सूक्ष्म प्रतीकों को चुना, बहुत ही नए प्रकार के बिंबों के माध्यम से दमित काम वासनाओं और अस्पष्ट संवेदनाओं को व्याख्यायित करने का, रूपायित करने का काम भी किया। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के अंतः संघर्षों को, अनेक कारणों से इस युग का जो कवि है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके मनोमस्तिष्क में न जाने कितने प्रकार के
द्वंद्व चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। वह कभी अपने आप से जूझ रहा है और कभी व्यवस्था से जूझ रहा है। वह कभी समाज में व्याप गई विद्रूपताओं से लड़ता है, कभी असमानताओं से जूझता हुआ प्रतीत होता है। तो इन सभी प्रयोगवादी कवियों ने सामान्य जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके अंतः संघर्षों को, उसकी क्षण प्रतिक्षण की अनुभूतियों को, वो क्या अनुभव करता है, वैचारिकता के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर उसके मनोमस्तिष्क में जो द्वंद्व चलते हैं, उन अनुभूतियों को, सूक्ष्म संवेदनाओं को और अनेक मनस्थितियों को जो छोटी छोटी प्रभावी कविताओं में उतारने का सिलसिला है, उन्हें ढालने का सिलसिला है, वह प्रयोगवादी कवियों की कविता में सहज ही उपलब्ध होता है। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और उसकी महत्ता के संदर्भ में ये कवि प्रस्तुत करते हैं। प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति, यानी लघु मानव के प्रति, जो हाशिए पर पड़ा हुआ उपेक्षित व्यक्ति है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और व्यवस्था को, समाज को, मानव समुदाय को उस उपेक्षित हाशिए में खड़े और पड़े हुए लघु मानव के प्रति सोचने का, चिंतन करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस धारा के कवियों का स्पष्ट मानना है कि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं, अपनी हीनताओं, अपनी लघुताओं और महत्ताओं के बीच जूझता हुआ दिखाई देता, यही यथार्थ है। ऐसे यथार्थ मानव की सृष्टि के लिए उसके जटिल परिवेश को, उसके आसपास की परिस्थितियों को, माहौल को अंकित करना, चित्रित करना कलाकार का दायित्व है, उसका धर्म है। इसीलिए प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोगवाद शब्द कथ्य और शिल्प के धरातल पर बहुत ही रचनात्मकता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ प्रयोग किया। तार सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर ने प्रयोगवाद के आगमन तथा उसकी प्रेरणा की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट लिखा कि युग यथार्थ के समक्ष छायावादी रूपाकार और संवेदना दृष्टि अनुपयुक्त तथा सर्वथा अपर्याप्त हो चुकी थी। इसीलिए परिवर्तित भावबोध और उसके लिए कोई उपकरण नहीं था, न उसके लिए संकेत और दिशाएं थीं। इसलिए भाषा, छंद, उपमान, प्रतीक, भावभूमि, सभी इन सब को नष्ट होते हुए, समाप्त होते हुए, भस्मीभूत होते हुए देखा। यहाँ तक कि काव्यगत संगीत तत्व और तुकांत तक रूढ़ बन गए थे। इसलिए नए रचनाक्रम अपनी सामर्थ्य और दृष्टि के अनुसार उस स्थिति से संघर्ष कर रहे थे। मित्रों, देख सकते हैं कि प्रयोगवाद किन मंतव्यों को, किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर हमारे सामने आया और कवियों ने उसे कैसे आंदोलन बनाकर आत्मसात किया। इसी विषय को यहां विराम देते हुए पुनः इस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।